नमस्कार सभी को। मेरा नाम राजन बाबू है और हम जो है वो एथिक्स विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये मेरी इस क्रम की चौथी वीडियो है। सबसे पहली में हमने जो यूपीएससी का परिचय प्राप्त किया था और एथिक्स सब्जेक्ट का परिचय प्राप्त किया था। जो दूसरी हमारी जो क्लास थी उसमें हमने सब्जेक्ट में प्रवेश किया था, सब्जेक्ट में एंट्री की थी, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। नीति शास्त्र क्या है, दर्शन शास्त्र से क्या संबंध है, आखिर नैतिकता की समाज को आवश्यकता क्यों पड़ी, थॉमस हॉब्स को, लेवियाथन को, वो सबको हमने पढ़ा। सोशलाइजेशन क्या होता है और पुरस्कार और दंड के भय से कैसे समाजीकरण किया जाता है, तो ये सब हमने पढ़ा पहली क्लास में। दूसरी क्लास में हमने एथिक्स और मोरालिटी का अंतर देखा था कि नैतिक नीति शास्त्र और नैतिकता में क्या अंतर है। और पहली क्लास तीसरी क्लास में मैंने आपसे कहा था कि अब हम आगे की क्लासों में क्या करेंगे, मोरालिटी और एथिक्स शब्द को साथ लेकर के ही चलेंगे, इनमें ज्यादा विशेष अंतर नहीं करेंगे। अब आप क्लियर है? तो देखिए, शुरू में काफी समय लग रहा है, थोड़ा थोड़ा समय लगेगा, कोई इशू नहीं है। समझेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंस है, समझने की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कॉन्सेप्ट को इतनी गहराई से समझ लीजिए, कोई कैसे भी प्रश्न पूछे क्या ही दिक्कत है फिर आपको। फिर कहां इधर से पकड़े, कोई इधर से पकड़े, इधर से पकड़े, क्या ही फर्क पड़ता है। पूछो ना, आप तो क्या पूछना है। तो इस तरीके का क्या होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे विशेष फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है? सॉरी यार, मैं ठीक है ज्यादा ही बोलता हूँ, सॉरी। कोशिश करता हूँ वैसे मैं थोड़ा माइंडफुलनेस रखूं और ये शब्द ज्यादा ना बोलूं। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है एथिक्स वर्सेस मोरालिटी के बाद, वो है नैतिकता बनाम कानून। नैतिकता बनाम कानून। इससे पहले मुझे याद आया कि लास्ट क्लास में हमने एक होमवर्क दिया था। उस होमवर्क में क्या था, एक प्रश्न मैंने आपको दिया था। और प्रश्न क्या था, एक तो यही दिया था कि भाई सामाजिक वो एथिक्स और मोरालिटी का क्या संबंध बनता है और इनमें क्या अंतर है, वो बताने थे। तो उन पर मैंने विस्तार से चर्चा की थी। और दूसरा प्रश्न जो क्या बनता था, किसी एक ऐसी घटना का जिक्र कीजिए जहां पर दोनों के बीच में क्लैश होता है, एथिक्स और मोरालिटी के बीच में, और आप उनमें से किसे चुनेंगे और क्यों। तो वही एक्टिव और पैसिव यूथेनेसिया वाला उदाहरण लिख दो, वो सबसे शानदार रहता है और वो हमेशा काम करेगा। क्लियर है? और वहां पे आप क्या कर सकते हो, किसे प्राथमिकता दें, तो आप जो है वो गोलमोल बात कर सकते हो। ठीक है? या गोलमोल बात करने की बजाय आप चाहो तो आप ये कह सकते हो कि भाई मैं जो है इसके लिए अपने उच्च अधिकारियों से परमिशन मांगूंगा, सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि ये व्यक्ति बहुत जल्द इसकी मृत्यु होने वाली है, तो मुझे अनुमति इसके लिए वो जो है वो दी जाए, तो लिखित में अनुमति मांग लेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए, आज हम पढ़ते हैं नैतिकता बनाम कानून। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नैतिकता बनाम धर्म, नैतिकता बनाम रिलीजन और धर्म। यहां पर हम जो नैतिकता शब्द जो हम लेकर के चलेंगे, दोनों ही लेकर चलेंगे। तो एथिक्स और मोरालिटी वर्सेज लॉ। अब पता है LAW लॉ नाम का एक वीडियो गेम में कैरेक्टर भी आता है, एक बहुत फेमस वीडियो गेम था प्राचीन काल का। आप बच्चे तो 2000 के बाद के पैदा हुए होंगे जो देख रहे होंगे इन वीडियोज को ज्यादातर। पर जब हम कभी छोटे हुआ करते थे उस समय टेकन 3 एक गेम आता था, आपने शायद नाम सुना होगा, उसमें लॉ आता था एक कैरेक्टर। तो वो याद आ गए मेरे को इसको देख करके। ठीक है, तो नैतिकता बनाम कानून शुरू करें। शुरू करते ही सबसे पहला एक उदाहरण मैं आपको देता हूं जो हिंदी फिल्मों में बहुत आता है। एक भूखा आदमी है, बहुत ही भूखा, खाना चोरी कर लेता है किसी दुकान से। ठीक, दो परिस्थिति बनती है। कानून के हिसाब से क्या होगा, नैतिकता के हिसाब से क्या है।
आप मान लो कि उस जगह के कौन है, एसएचओ साहब हैं उस स्थान के, बाई चांस आपको वहां से दौरा हो रहा था, लोगों ने उसको पकड़ ही रखा था, आप भी वहां पहुंच गए, ठीक। तो एसएचओ साहब आ गए श्री रणधीर सिंह, ठीक है, श्री रणधीर सिंह एसएचओ साहब का नाम हो, आईपीएस ऑफिसर का नाम हो तो अच्छा भी लगता है, ठीक। मुझे लगता है कि मैं इसीलिए शायद पुलिस में नहीं जा पाया, क्योंकि मेरा नाम भी वैसा नहीं है, मेरा नाम राजन बाबू, एसएचओ राजन बाबू आ रहा है, किसी को लगेगा फाइल लेकर के आ रहा होगा, तो उस वजह से भी हो सकता है। वैसे मेरा एक मित्र भी है अच्छा, उसका नाम रणधीर सिंह है और वो पुलिस ऑफिसर है, तो उसके नाम को सूट होता है तो वो वहां गया, हमारे नाम को सूट नहीं होता तो हम यहीं रहे, ठीक है। ऊपर वाला पहले ही फिक्स करके रखता है, ये डिटर्मिनिस्ट कहते हैं, नियतिवादी जो कहेंगे वो ये कहेंगे ये पहले से ही तय था भाई, तुम्हारे इसमें कोई भूमिका नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाले ने पहले ही तय कर दिया था इसका नाम क्या होगा, ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और तुम्हारा नाम क्या होगा, तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, तो ये नियतिवाद हम कहता है, डिटर्मिनिस्ट। आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, जब हम टॉपिक 5 पढ़ेंगे तब इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो नैतिकता और कानून, कानून के हिसाब से उसने क्या किया है, नियम तोड़ा है, और नियम तोड़ा है तो उसको क्या मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो नैतिकता है, जो आपकी अंतरात्मा है, इसीलिए मोरालिटी लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अंतरात्मा आएगी, यहाँ पे आपकी अंतरात्मा क्या कहेगी, नहीं यार इस बेचारे ने गलत तो किया ही नहीं, हम क्या कहेंगे, बुभुक्षितों की धर्मा, संस्कृत में आता है ना कि बुभुक्षितों की धर्मा, यानी कि भूखे आदमी का कोई धर्म नहीं होता भाई, क्या कर लिया, रोटी चुरा ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई। दीवार फिल्म का सीन याद है आपको, अमिताभ बच्चन शशि कपूर वाला, आप नए बच्चे होंगे तो हो सकता है आपने ये फिल्म देखी भी ना हो, पर उस फिल्म में एक ऐसा ही सीन है, लड़का रोटी लेके भाग रहा होता है, वो उसके पीछे पड़ जाता है, उसमें तो खैर थोड़ा सलीम जावेद ने थोड़ी ज्यादा नाटकीयता कर दी कि उसमें वो गोली मार देता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और लड़का शायद मर जाता है, ऐसा कुछ होता है, फिर वो उनके घर जाता है रोटी लेके, उसके घर वाले उसकी ठुकाई पिटाई कर देते हैं, ये सब। तो कानून और नैतिकता, तो नैतिकता क्या कहेगी कि भाई ऐसा मत करो, नैतिकता इसको क्या कहेगी, कुछ लोग क्या कह देंगे कि भाई ये तो सही बात है, कोई ज्यादा गलत बात नहीं है। देखिए नैतिकता कहां से आएगी आपकी, सामाजिक मूल्यों से, सामाजिक मूल्यों से आएगी, कहां से आएगी, आपके विश्वासों से आएगी। कानून तो फिक्स बना हुआ है ना, कानून क्या है, कानून तो एक निर्धारित है, फिक्स है पहले से ही, संहिताबद्ध है, कोडिफाइड है, यानी कि लिखा हुआ है। संहिताबद्ध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोडिफाइड। जो भी टेक्निकल शब्द आते हैं, आप चाहे कितने ही हिंदी माध्यम के विद्यार्थी क्यों ना हो, लेकिन यदि जितने भी टेक्निकल शब्द आते हैं, प्रत्येक टेक्निकल शब्द का हिंदी और अंग्रेजी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अनुवाद कुछ भी हो सकता है, इसलिए अंग्रेजी तो 100% पता ही होनी चाहिए। तो संहिताबद्ध होते हैं, नैतिक जो है वो इतने संहिताबद्ध होते नहीं हैं। कानून किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि सुरक्षा बनी रहे, सेफ्टी बनी रहे लोगों की, और नैतिकता इसलिए बनाई जाती है ताकि लोग नैतिक बने रहे, सामाजिक ढांचा बना रहे। ठीक है, सॉरी, ठीक है बोल रहा हूं, ओके। अब चलो दोनों में कुछ समानताएं हम देख लेंगे, कुछ दोनों में अंतर देख लेंगे। वही वाली बात है जो पहले बताई थी, वही मोरालिटी वाली बात कि कुछ समानताएं कुछ अंतर, ये तो एक बेसिक चीज हो गई दोनों की। अब दोनों में क्या देख लेते हैं हम, समानताएं क्या क्या है। दोनों में समानताएं क्या क्या है, तो क्या क्या समानताएं हैं दोनों में, देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि समाज क्या करता है, व्यक्ति का सामाजिकरण करने के लिए सोशल कंट्रोल करता है, सेकंड वीडियो में बताया था। सोशल कंट्रोल का मतलब सामाजिक नियंत्रण, और सामाजिक नियंत्रण कैसे किया जाता है, सामाजिक नियंत्रण का मतलब क्या है, अपने कंट्रोल में कर लेना। सेकंड वीडियो देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसमें के लिए क्या करेंगे,
एक तो पुरस्कार और दंड की व्यवस्था करेंगे। क्या करेंगे? पुरस्कार और दंड की व्यवस्था करेंगे। जब कोई भी व्यक्ति पुरस्कार और दंड से ही मान रहा है, अब क्या है, आप नैतिकता देखोगे और कानून भी देखोगे, ये दोनों भी क्या है? सामाजिक नियंत्रण के ही उपाय हैं, सोशलाइजेशन करने के ही उपाय हैं। कि नैतिकता सिखा दो, नैतिकता से भी नहीं मानते तो कानून बना दो, नैतिकता से भी नहीं मानते तो कानून बना दो। जैसे चोरी करना, चोरी करना तो अनैतिक कार्य हो गया, और कोई अनैतिक कार्य करता तो इसके लिए सजा है। ठीक, तो वही हो गया कि भाई सच, ईमानदारी, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करना। अब किसी के साथ धोखाधड़ी ना करना एक नैतिक मूल्य है। अगर कोई किसी के साथ धोखाधड़ी करता है तो क्या क्या हुआ? उसके लिए कानून बनाया हुआ है, और आर्टिकल क्या आईपीसी की सेक्शन है ना 420, इसीलिए तो है 420। तो ये क्या है? दोनों में एक समानता क्या आ गई कि ये दोनों ही, नैतिकता और कानून दोनों ही सामाजिक नियंत्रण का उपाय हैं। दोनों ही क्या है? हमारे सामाजिक नियंत्रण के उपाय हैं। दूसरी बात क्या है? ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है? सापेक्ष हैं। आप सापेक्ष और निरपेक्ष शब्द का अंतर समझते हो? सापेक्ष और निरपेक्ष, सापेक्ष और निरपेक्ष, मेरे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है। जानते हो क्या होते हैं? दर्शन में गहराई से पढ़ेंगे, यहां तो इतना समझ लो कि जो किसी के साथ में रहे वो सापेक्ष, जिसका किसी से कोई लेना देना ना हो वो निरपेक्ष। सापेक्ष क्या है? जैसे सफेद, सफेद किसके सापेक्ष में रहेगा? काले के में। पतला किसके सापेक्ष में? मोटे के में। यानी कि दो चीजें हमेशा साथ में चलेंगी, डाइकोटमी वाली बात है, तो वो सापेक्ष रहता है। निरपेक्ष जिसके लिए कोई ना हो, तो निरपेक्ष वैसे तो कोई कुछ कभी नहीं होता, भगवान को ही निरपेक्ष मानते हैं, ईश्वर को ही कुछ दर्शनों में, बाकी निरपेक्षता इतनी होती नहीं है। तो नैतिकता और कानून दोनों ही क्या है? सापेक्ष हैं। और सापेक्ष किसके हैं? तत्समाज के, तत्समाज के सापेक्ष है। तत्समाज मतलब अलग अलग समाजों में नैतिकता और कानून अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग समाजों में नैतिकता और कानून अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, जैसे ईरान में आपको पता है कि मोरल पुलिस होती है, और वहां महिलाएं हमेशा ही हिजाब पहन के ही बाहर निकलेंगी, बुर्का पहन के ही बाहर निकलेंगी। बाल भी नहीं दिखना जाना चाहिए, बाल दिख गया ना ठकाई पिटाई सताई कुटाई कुछ भी हो सकता है। और आपको पता है कितने धरना प्रदर्शन आंदोलन हुए थे, महिसा अमीनी को मार डाला था लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ता जो रही है ना। पेरिस में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हर जगह के नियम क्या हैं? अलग अलग है। और जो नैतिकता और जो कानून बने हुए हैं वो भी उस समाज के सापेक्ष में बने हुए हैं, तत्समाज के सापेक्ष में ही बने हुए हैं। तो ये दो आप क्या लिख सकते हो? समानताएं लिख सकते हो। अब अंतर लिखना चाहो तो अंतर क्या लिखोगे आप? अंतर भी देख लेते हैं। अंतर, नैतिकता, नैतिकता कहां होनी चाहिए? समाज में। नैतिकता का संबंध किससे है? प्रमुख रूप से समाज से। और कानून का संबंध किससे है? प्रमुख रूप से राज्य से। राज्य मतलब स्टेट, वो पॉलिटिकल साइंस वाला स्टेट है ना। समझ में आ रही है? कानून तो संविधान से आते हैं ना, नियम बने रहेंगे ना, कोडिफाइड रहेंगे कानून। और इनको कौन बनाएगी? कोई सरकार बनाएगी, कोई व्यक्ति बनाएगा शासन कर रहा है, चाहे मोनार्की हो, डेमोक्रेसी हो, डिक्टेटरशिप हो, कम्युनिस्ट हो, मार्क्सिस्ट हो, कुछ भी हो, शासन की कोई सी भी प्रणाली हो, वहां पे यदि लॉ है, कानून है, तो वो क्या होंगे? कोडिफाइड होंगे। और कोडिफाइड होंगे तो किसने बनाए होंगे? राज्य ने बनाए होंगे। जबकि नैतिकता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? अक्सर करके समाज के द्वारा तय की जाती है। एक तो ये अंतर हो गया।
दूसरा अंतर क्या हो सकता है, आप यदि अनैतिक हो तो इसको क्या कहेंगे, पाप लगेगा। अनैतिक होने पे क्या लगेगा, पाप। आपको लोग क्या कहेंगे, पापी कहेंगे। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, वो पापी ना हो। नैतिक नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, पापी कहेंगे, और इस कृत्य को क्या कहेंगे, पाप। और जो कानूनी रूप से सही नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, अपराध। और ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह देंगे, अपराधी। नैतिक व्यक्ति समाज में रहेगा, समाज के हिसाब से काम करेगा। लेकिन यदि वो अनैतिक होता है तो लोग क्या कहेंगे, तेरे को पाप लगेगा, पाप, ऐसा काम कर रहा है, अरे चींटियों को मत मार, तेरे को पाप लगेगा। चींटियों को मारने के लिए सजा नहीं हो रही है कोई, लेकिन अपराध हो रहा है तो उसके लिए सजा मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो इसमें दोनों में ये अंतर होता है। अच्छा, कोई कानून का पालन कर रहा है, अपराधी वगैरह कोई भी व्यक्ति, तो वो किसकी वजह से कर रहा है, दंड के वजह से। और कोई आदमी अनैतिक क्यों नहीं हो रहा है, नैतिकता का पालन क्यों कर रहा है, समाज की वजह से, समाज या अंतरात्मा की वजह से, या पारलौकिक वजह से कि नरक मिलेगा, नरक, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ध्यान रख लेना। कहां जगह नहीं मिलेगी, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तो ये इसके कहेंगे। अब यहां दंड के वैसे करेंगे, जैसे कि हेलमेट, हेलमेट आप प्यार से पहन लेते हो कि मार से पहनते हो, चालान कटने की वजह से पहनते हो। सीट बेल्ट क्यों लगाते हो, चालान की वजह से कि मन करता है सीट बेल्ट लगाने का। और भी बहुत सारे लोग, जब हेलमेट नहीं होता, लोग मोटरसाइकिल पे से उतरते हैं, पैदल पैदल निकालते हैं चौराहे से, आगे जाके फिर बैठ जाते हैं, उस पर चला के लेके जाते हैं। तो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, कुछ मूर्ख लोग होते हैं, हमेशा ही हेलमेट लगा के चलते हैं उनकी दृष्टि से। तो नैतिकता और कानून में अंतर समझ में आया आपको? ये समाज की वजह से है, ये राज्य की वजह से है। ये पाप, इसको नैतिक जो नहीं होगा उसको पापी कहेंगे, इसको अपराधी कहेंगे। नैतिक कोई आदमी जो है वो दंड के वैसे नियमों का पालन करते हैं, यहाँ पे व्यक्ति नैतिक क्यों होता है, पारलौकिक भय होता है कि नरक मिल जाएगी, गरम तेल के पकौड़े बनाएंगे मेरे फिर, ठीक है, और भी जो भी कई इतनी प्रकार की सजा होती हैं, ओके, तो वो है। अंतरात्मा धिक्कारती है, दिन रात कह रही है तूने झूठ बोल दिया, अरे तूने उसको कह दिया, तूने ऐसा कर दिया, तूने उसकी शिकायत कर दी, उसका ये हो गया, वो हो गया, ये सब। तो दोनों में हमने समानताएं देख ली, दोनों में अंतर देख लिए। एक अंतर और क्या होगा, नैतिकता अक्सर करके क्या नहीं होती है, लिखित नहीं होती है, तो ये क्या होगा, अलिखित होती है अक्सर करके। और स्टेट क्या होगा, कानून क्या होंगे, अक्सर करके कोडिफाइड होते हैं, यानी कि संहिताबद्ध, लिखित नहीं, संहिताबद्ध। आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आपराधिक दंड प्रक्रिया और भारतीय दंड संहिता और आपराधिक दंड संहिता। समानताएं और अंतर दोनों समझ में आए, अच्छे से क्लियर है? कोई किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, प्लीज रिक्वेस्ट पूछो जरूर यार, मुझे भी तो कुछ अच्छे अच्छे उदाहरण दो ना, देने दो ना, मुझे भी तो नए नए उदाहरण देने दो। लाइव क्लास होती तो बहुत मजा आता, अच्छे अच्छे उदाहरण आते हैं, बच्चों से पूछते हैं, मजा आता है। पर अब ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं वीडियो में। अब हम दोनों के क्या कर सकते हैं, दोनों का संबंध हम देख लेते हैं, दोनों में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। तो जैसे हमने यहां हमने देखा था मोरालिटी, यहां हमने देखा था एथिक्स, और यहां पे क्या देखा था, मोरल और एथिक्स दोनों। इस तरह की सिचुएशन देखी थी। एक चौथी सिचुएशन भी होती है, ना तो मोरल है ना एथिक्स है, तो वो बैर में आएगी ही नहीं, आ ही नहीं सकती। तो ये स्थिति उसमें थी। अब यहां भी हम वही देख लेते हैं।
इसी तरीके से एथिक्स या मोरल है, ये है लॉ, कानून, और यहां पे क्या है, दोनों। क्लियर है? 4 सिचुएशन जो मैंने बताई थी वहां पर, यहां पे दोबारा से देख लो कि मोरालिटी और लॉ, मोरालिटी लॉ, मोरालिटी लॉ, मोरालिटी लॉ। एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कोई एक ऐसा कृत्य हो सकता है जो कि ना तो नैतिक हो ना ही कानूनी सही हो। नैतिकता के आधार पर भी उसको गलत कहेंगे और कानून के आधार पर भी गलत कहेंगे। एक ऐसा कृत्य भी हो सकता है कि एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जो कि नैतिक दृष्टि से भी सही हो और कानून की दृष्टि से भी सही हो। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि जो नैतिक तो हो लेकिन कानूनी दृष्टि से सही नहीं है। नैतिक है, ठीक है, नैतिक मानते हैं उसको, समाज उसको नैतिक मानता है, वो समाज उसको नैतिक मानता है, ठीक है, आप मानते हैं कि नहीं मानते वो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो समाज मानता है, लेकिन कानून उसको नहीं मानता। कानून उसको क्या मानता है? अवैध ही मानता है, गलत ही मानता है। और चौथी सिचुएशन क्या है कि वो काम नैतिक तो नहीं है, वो समाज, जो समाज है वो उस काम को नैतिक नहीं मानता, लेकिन कानून कहता है कि ये काम सही है, नैतिक नहीं है लेकिन कानूनन सही है। उदाहरण देख लेते हैं। तो यहां पे क्या है? पूर्ण समानता। यहां पे जो भी कृत्य आएंगे वो केवल कानून में आएंगे, यहां पे जो भी कृत्य होंगे केवल नैतिक दृष्टि से सही आएंगे, ये दोनों दृष्टि से सही आ जाएंगे। चलो एक ऐसा काम बताओ जो ना तो नैतिक है और ना ही अनैतिक है। जितने भी जघन्य अपराध होते हैं सब, क्या लिख दो यहां तो? जघन्य अपराध लिख दो। वहां भी मैंने यही लिखाया था, यहां भी यही लिख दो। हत्या, चोरी, हत्या और बलात्कार लिखो। चोरी संदर्भ में आ जाएगी। पहला उदाहरण जो दिया था मैंने टॉपिक शुरू करते समय चोरी का, तो क्यों दिया था? क्योंकि चोरी संदर्भ में आ जाएगी, कॉन्टेक्स्ट में। किसने चोरी की है, कौन सी, वो कितने साल का है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, और किन परिस्थितियों में उसने जो है वो चोरी की है। तो बहुत सारी चीजें देखी जा सकती हैं, तो इसलिए इनको ले लेते हैं जहां पर कुछ भी नहीं है। अब मोरल भी है और कानूनी रूप से भी सही है, तो बताओ ये कौन सा काम हो सकता है? तो ये खूब सारे काम हो सकते हैं। जैसे कानूनी रूप से किसको मान्यता प्राप्त है? जैसे आप बस के ड्राइवर हो और आप जो है वो पूरे ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हो, तो आप अपने बस के यात्रियों की जिम्मेदारी समझ करके काम कर रहे हो, तो इसका मतलब आप नैतिक हो, क्योंकि अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो और कानून का पालन तो कर रहे हो। ठीक। अब मोरल तो है लेकिन कानूनी सही नहीं है। अब मेरे को ये बताओ, समाज में देख करके, अपने आसपास देख करके, ऐसे कौन कौन से काम समाज में हो रहे हैं जिनको समाज ने मान्यता दे रखी है, अरे करो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समाज उनको अनैतिक नहीं मानता, लेकिन कानूनी रूप से वो गलत है? सोच के बताओ, थोड़ा सोचो, ध्यान दो। एक उदाहरण हो सकता है रिश्वत। समाज में रिश्वत हमारे में इस तरीके से घुल मिल गई है, अब कोई भी व्यक्ति समाज रिश्वत लेने और देने को अनैतिक ही नहीं मानता। अपने खुद के स्तर पर मान सकता है लेकिन समाज नहीं मान रहा है अनैतिक। आप समाज में किसी को नहीं देखोगे ये कहते हो अरे साला रिश्वतखोर आदमी है। उल्टा क्या कहेंगे, ये देखेंगे अच्छा ऊपर की कमाई कितनी है, अरे वाह। इसलिए आप देखोगे समाज में उन नौकरियों का ज्यादा सम्मान है जहां ऊपर की सैलरी ज्यादा होगी या ऊपर की कमाई ज्यादा होगी।
क्योंकि समाज ने अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत को नैतिक मान लिया है और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा कौन सा काम हो सकता है, जैसे कुछ समाजों में आज भी क्या होता है, बाल विवाह होता है। अब तो खैर नया जमाना आता जा रहा है धीरे धीरे, और अब बुढ़े विवाह ही हो रहे हैं, या अब वैसे विवाह हो रहे हैं जब बाल बचते ही नहीं। ठीक है, शुक्र है मेरे बचे हुए हैं ना, वैसे सफेद हो गए सारे। पर बाल विवाह को बहुत सारे समाजों में अभी भी क्या स्वीकृति है, अभी भी इसको क्या मानते हैं, नैतिक दृष्टि से सही मानते हैं। लेकिन क्या ये कानूनी दृष्टि से सही है? नहीं है भाई, कानूनी दृष्टि से नहीं है, बाल विवाह अपराध है। और क्या ले सकते हो इसमें, दहेज। और इसमें क्या ले सकते हो, दहेज। दुल्हन महंगी दूल्हा सस्ता, नहीं, दुल्हन सस्ती दूल्हा महंगा, ऐसे करके एक फिल्म है। चलिए, दहेज समाज में बिल्कुल नैतिक मान्यता ही दे दी रे समाज। दहेज तो हाँ, ये तो नॉर्मल बात है रे, लेंगे देंगे। और बड़ी दुख की बात है, दहेज में एक बार मुझे बड़े लोग अपनी लड़की की पढ़ाई पर खर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उसकी शादी में 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख खर्चा कर देंगे, 60 लाख। उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उसको पैरों पर खड़ा होने के लिए, उसकी एजुकेशन पर, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख खर्चा करने में प्रॉब्लम हो जाएगी उनको। लेकिन उनको दहेज के लिए कितना भी पैसा खर्चा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो उनको क्या लग रहा है, लीगल लग रहा है, नैतिक लग रहा है। और लड़की बाहर जाके नौकरी करे, ये उनको अनैतिक लग रहा है, गलत लग रहा है। कितनी सारी लड़कियों को जानता हूं कि जिनकी पढ़ाई पे तो लोगों ने इतना खर्चा नहीं किया पैसों की वजह से कि तंगी है, और शादी में लाखों खर्च कर दिए। अरे इससे अच्छा उसको आत्मनिर्भर बना दो ना यार, दहेज कम देना पड़ेगा, पैरों पे खड़ा करो, जीवन भर कम से कम अपने पैरों पे तो खड़ा रहेगी। दहेज में इतने पैसे खर्च करोगे तब भी दूसरों के भरोसे ही रहेगी जीवन भर। समझ पा रहे हो आप बात? एक सेकंड देना मेरे को ना। माफी चाहूंगा, पर ऐसी परिस्थितियां हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सा काम जो है वो मोरल नहीं है, नैतिक दृष्टि से नहीं करना चाहिए, लेकिन कानूनी दृष्टि से आप कर सकते हो। नैतिक दृष्टि से नहीं कर सकते, लेकिन कानूनी दृष्टि से कर सकते हो। बहुत ही सरल उदाहरण, जवा केसरी। बोलो जवा केसरी। गुटखा बेचना, तंबाकू उत्पाद बेचना, तंबाकू उत्पाद बनाना, बेचना। तंबाकू उत्पाद बनाने पे कोई बैन नहीं है, कानूनी रूप से वैध है। तंबाकू गुटखा बेचना, प्रचार करना भी लीगल है। और अक्षय कुमार की, इनकी, ये शाहरुख खान वगैरह जितने भी, इन सब की काफी आलोचना हुई। क्यों हुई आलोचना? कि यार तुम खुद तो खाते नहीं, लोगों को खिला रहे हो। कि कानूनी रूप से तो सही काम कर रहे हो, लेकिन नैतिक दृष्टि से तो गलत ही कर रहे हो ना भाई। कितने सारे क्रिकेटर भी यही पान मसाला वगैरह बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, जुआ खिला रहे हैं, ऑनलाइन जुआ, ड्रीम 11, और क्या है, माई 11 सर्किल, और खूब सारे हैं। आप कह सकते हो कि यार मैं तो कानूनी दृष्टि से एकदम सही काम कर रहा हूं ना, कानून में जो काम लिखा है मैं तो वही कर रहा हूं, क्या गलत काम कर रहा हूं? पर नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो वो गलत काम है। आप एक व्यक्तित्व हो जिनकी वजह से एक कितने सारे युवा प्रभावित होते हैं, और आप एक गलत संदेश दे रहे हैं। आपकी आईएएस की दुनिया से एक उदाहरण लेकर के आता हूं। कितने सारे लड़के ऐसे होते हैं जो सेलेक्ट होते ही दहेज की मंडी में खड़े हो जाते, हालांकि वो तो कानूनी रूप से भी इलीगल है। जैसे कोचिंगों में चले जाते हैं, मैंने यहीं से पढ़ाई की थी, मैंने यहीं से पढ़ाई की थी, ये फलानी कोचिंग अच्छी है, पैसे ले लेते हैं, उसमें अपना एडवर्टाइजमेंट दिलवा देते हैं किसी में भी। बहुत से लोग होते हैं ऐसे, सारे नहीं होते। आप कह सकते हो कि भाई कानूनी रूप से कुछ गलत नहीं किया, मैं तो 1 दिन गया था, 3 दिन गया था, 4 दिन गया था,
पर बहुत से लोगों को आप प्रभावित भी तो कर रहे हो ना यार। या कोई फेमस लोग व्यक्ति है, कानूनी रूप से किसी व्यक्ति पुस्तक का किसी भी चीज का इंडोर्समेंट कर रहा है, जो कि लोगों के लिए ठीक नहीं। कोल्ड ड्रिंक ले लो, कोल्ड ड्रिंक का प्रचार करना, सिगरेट का प्रचार करना, सब इन सबको इस कैटेगरी में रख देना, आप कोई टेंशन ही नहीं है। ज्यादा जटिल मुद्दे चाहिए आपको, जैसे इसमें ज्यादा जटिल मुद्दे आपको चाहिए ना, तो आप क्या लिख सकते हो, समलैंगिकता। लिव इन रिलेशनशिप, इसमें लिख सकते हो, आराम से लिखोगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि कानून ने इनकी मान्यता दी हुई है, लेकिन समाज ने मान्यता नहीं दी हुई है। समाज तो विरोध में खड़ा हुआ है ना भाई। समाज समलैंगिक संबंधों को स्वीकृति नहीं दे रहा है, एलजीबीटी समुदाय को स्वीकृति नहीं दे रहा है, कानून ने दे दी है। लिव इन रिलेशनशिप समाज कानून के अंतर्गत रह सकते हो, लेकिन समाज ने मान्यता नहीं दी है। तो इस तरीके का है। बात समझ में आ गई? किसी प्रकार का कोई डाउट यहां तक? उदाहरण लिख दोगे खूब सारे, और ज्यादा उदाहरणों की कमी पड़े तो भाई मुझसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में लिखना कि 2 उदाहरण दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, विस्तार से समझा दो, बता देंगे, कमेंट बॉक्स में ही बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर? चलिए, तो ये संबंध बेन आरेख से संबंध अच्छे समझ में आता है कि कुछ काम है दोनों ही है, कुछ काम में केवल मोरालिटी है, कुछ काम में केवल लीगलिटी है। अब दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं वो देख लेते हैं। दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, प्रभाव का संबंध क्या है दोनों के बीच। दोनों के बीच प्रभाव का संबंध क्या है, दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, कानून और नैतिकता। अच्छा, नैतिकता जो है कैसे बनती है? कोई भी कृत्य, जैसे मैं कहूं कि यार मैं तो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता हूं, तो कैसे पता चलेगा कि मैं बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता हूं? पैर छूता हूं, नमस्ते करता हूं, वो आते हैं तो मैं खड़ा हो जाता हूं। तो ये जो काम हम जो कर रहे हैं, सम्मान दिखाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, उनको हम क्या कह देते हैं? कृत्य कह देते हैं। बात समझ में आ रही है? इनको अभी हम समझने के लिए कृत्य और आचरण को एक ही मान लेते हैं, वैसे इनमें थोड़ा सा अंतर होता है, और अंतर हम पढ़ेंगे भी, कृत्य को अलग करके पढ़ेंगे, आचरण को अलग करके पढ़ेंगे, पर अभी एक ही मान लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो भाई क्या हुआ होगा, जैसे पैर छूना है तो सबसे पहले किसी ना किसी ने तो शुरू ही किया होगा, नमस्ते करना है सबसे पहले किसी ना किसी ने तो शुरू किया ही होगा। तो सबसे पहले कोई भी एक व्यक्ति करता है, फिर वो आदतन करने लगता है, जब वो आदतन करने लगता है तो उस व्यक्ति को देख करके क्यों क्या करने लगते हैं, कई सारे लोग करने लगते हैं, और कई लोग की आदत में भी ये शामिल हो जाता है, फिर वो आदतन करने लग जाते हैं कई सारे, तो फिर पूरा समाज करने लग जाता है। तो क्या करने लग जाता है उसको, फिर पूरा समाज ही जो है वो उसको करना शुरू कर देता है। जब समाज कर देता है तो उसको एक प्रतिमान के तौर पर उसको क्या मिल जाता है, क्या कहते हैं, नॉर्म इसको कहते हैं ना, NORMS, इसको वो वैलिडिटी मिल जाती है कि भाई आज से बड़े बुजुर्गों का पैर छू के ही सब अभिवादन करेंगे। अलिखित बन जाएगा, अलिखित, लिखित में नहीं, अलिखित बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एक प्रतिमान बन जाएगा, एक नॉर्म बन जाएगा कि हाथ मिलाना है। पहले पता चला किसी ऑफिस में एक ही व्यक्ति हाथ मिलाता था, फिर सारे मिलाने लग गए। कुछ साल पहले तक भारत में कोई ज्यादा लोग हाथ नहीं मिलाते थे, आजकल हर जगह हाथ मिलाते हैं, आजकल लड़के लड़की भी हाथ मिलाते हैं, सब मिलाते हैं, कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। प्रतिमान के बाद जो अगला स्टेप जो आता है वो किसका आता है, रिवाज का।
रिवाज यानी कि रिचुअल, RITUAL, फिर वो क्या बन जाएगा, रिवाज, रिचुअल बन जाएगा कि भाई ये तो करना ही है। अरे लोग आए तो हाथ तो मिलाना ही पड़ेगा भाई, कोई घर में बड़ा बुजुर्ग आया है तो पैर तो छूने ही पड़ेंगे भाई। तो क्या बन गया, एकदम रिवाज ही बन गया है। अब कोई इस रिवाज से पीछे रह ही नहीं सकता है। रिवाज के बाद जो नेक्स्ट चरण जो आता है वो क्या आता है, संस्था, यानी कि इंस्टीट्यूशन। रिवाज के बाद जो नेक्स्ट चरण, नेक्स्ट स्टेप जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्था, इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्था। कई बार ऐसा होता है कि ये संस्था समाज में बहुत अच्छी तरीके से स्वीकृत भी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि संस्था कानून बन जाती है, यानी कि लॉ। समझ में नहीं आया भाई, उदाहरण दो। ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा, उदाहरण दो। नैतिकता कैसे शुरू होती है, सबसे पहले क्या होगा, कोई एक व्यक्ति करेगा। जैसे किसी व्यक्ति ने सबसे पहले पैर छुए होंगे अपनी मम्मी के, पापा के, अपने बड़े बुजुर्ग के। किसी ने सबसे पहले हाथ जोड़ के नमस्ते की होगी, किसी ने सबसे पहले हाथ मिलाया होगा। और विदेशों में जैसे ये चुम्मा चाटी करते हैं, गले मिलते हैं, तो वो सबसे पहले किया होगा। अलग अलग समाजों में अलग अलग चीजें करते हैं लोग बाग, अलग अलग। तो सबसे पहले एक व्यक्ति ने किया होगा, उसको मजा आया होगा, फिर उसकी आदत बन गई होगी, फिर वो रोज करता होगा। जब रोज करता होगा तो उसको कोई दूसरा व्यक्ति देख लेता होगा, दूसरे व्यक्ति देखते होंगे, अरे आपका छोरा पैर छूता है, हमारा तो नहीं छूता, कि अरे कल से मेरा छोरा भी छुएगा, तो वो भी छूने लग गया। अब कई सारे लोगों की आदत हो गई, जब कई सारे लोगों की आदत हो गई तो फिर पूरे समाज की आदत हो गई धीरे धीरे। और जब पूरे समाज की आदत हो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्म्स कह देंगे, प्रतिमान कहेंगे, कि पूरे समाज में ही ऐसा चलता है, कि पूरी सोसाइटी ही क्या करती है, लोग जब आपस में मिलते हैं तो हेलो बोलते हैं, हाथ मिलाते हैं, पैर छूते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं तो नमस्ते करते हैं हाथ जोड़ करके, सम्मान दिखाने के लिए। ठीक, फिर इसको रिवाज ही बना देंगे, एकदम रिचुअल, परंपरा। और जो नहीं मानेगा लोग उसको गलत समझेंगे, अरे ये अपने बाप के पैर भी नहीं छूता यार। ये आजकल की नई पीढ़ी कितनी बेकार आ गई है, माँ बाप के पैर छूने चाहिए, सारे बच्चे माँ बाप के पैर छू के आया करो, रिवाज बन जाएगा, रिचुअल बन जाएगी। रिचुअल बन जाएगी तो एकदम इंस्टीट्यूशन का नाम ले लेंगे, एकदम स्थायी हो जाएगा कि माँ बाप के पैर छूने ही हैं। हर कोई कहेगा छुओ छुओ, नहीं छुएगे तो आपको लोग अनैतिक समझेंगे। और फिर क्या हो सकता है कि उसको कानून ही बना दे, सरकार क्या करे, कानून बना दे कि भाई सब अपने माँ बाप के पैर छुएंगे। अब पैर छूने में कानून नहीं बन सकता, ये कानून पे नहीं पहुंच पा रहा, तो इसका एक उदाहरण हम क्या ले सकते हैं, शादी, विवाह। आपने सुना लोगों को विवाह ये कहते हुए कि विवाह एक सामाजिक संस्था है, पाणी ग्रहण संस्कार, संस्कार है पाणी ग्रहण। संस्कार क्या होते हैं हम पढ़ेंगे ना, संस्कृति पढ़ेंगे, संस्कार क्या होता है। थोड़ा सा ही अंतर है, होते कुछ नहीं है, यही है एक तरीके से। सबसे पहले एक जोड़ा बना होगा, एक जोड़ा मिलकर के साथ रहना शुरू किया होगा। जैसे प्रेम विवाह में भी ऐसा हुआ है ना, सबसे पहले किसी ने अपनी मर्जी से प्रेम किया होगा, शादी कर ली होगी किसी समाज में, दूसरे लोगों को देख करके फिर और प्रेरणा बनी होगी, फिर और दूसरे लोगों ने की होगी, फिर पूरे समाज में ये चल गया होगा, मान लो कि यार सभी शादी करेंगे, शादी करके ही रहेंगे यार, लड़के लड़की साथ में ही रहेंगे क्या। फिर शादी करना ही एक प्रतिमान बन गया कि शादी करनी ही करनी है, फिर परंपरा ही बन गई, फिर परंपरा बन गई। संस्था किसको कहते हैं, जब नियम बन जाए, कोई लिखित नियम बन जाए, उसको क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशन। रिवाज तक तो ठीक है, रिवाज के लिए लिखित की जरूरत नहीं है कानून की, लेकिन जब हम उसको संस्था कहेंगे तो उसके लिए लिखित कानून होगा, जैसे लिखित तरीका होगा। जैसे शादी के लिए लिखित में हमारे पास तरीके हैं कि हिंदू धर्म में शादी कैसे होती है, मुस्लिम धर्म में अलग तरीके से शादी होती है, ईसाई धर्म में अलग शादी होगी, है ना। ईसाई धर्म यू मेक किस द ब्राइड, सफेद कपड़े ही पहन करके आएगी दुल्हन। भारतीय समाज में जो है वो पाणी ग्रहण संस्कार होगा, कन्यादान का संस्कार होगा, माला पहनाएंगे, सप्तपदी होगी, 7 पैर साथ चलते हैं, 7 फेरों के साथ वचन लेंगे, तो लिखित बन जाएंगे, तभी वो संस्था बनेगी।
और कानून कैसे बना हुआ है कि हिंदू विवाह एक्ट बना दिया, हिंदू विवाह अधिनियम बना दिया, और किसमें बना, कैसे कर दिया, अब ये कानून का ही रूप ले लिया इसने। तो एक व्यक्ति ने शुरू किया था, आज की डेट में क्या बन गया, ये कानून बन गया। किसी ने ही ना किसी ने तो सबसे पहले जाकर के कहा ही होगा ना किसी लड़की से कि यार देख, आज के बाद हम साथ साथ रहेंगे, पूरी जीवन साथ रहेंगे, तो टेंशन मत ले, मैं सब कुछ देख लूंगा, और हम सब मिलकर के काम करेंगे, ये सब करेंगे। जब वो साथ में रहते होंगे, सारे काम करते होंगे, तो दूसरे लोगों को प्रेरणा मिली होगी कि यार ये सही बात है कि जीवन साथी तो एक ही होना चाहिए, ठीक है, यौन संबंध तो जीवन भर किसी एक ही से होने चाहिए, तो हम एक ही के साथ संबंध स्थापित करें, एक ही के साथ जीवन गुजारें। फिर धीरे धीरे करके पूरा समाज, फिर नॉर्म्स बना, रिचुअल बन गई, संस्था का रूप ले लिया और कानून बन गया। बात समझ में आ रही है? कई बार ऐसा होता है कि यहां तो कानून सपोर्ट कर रहा है, कई बार कानून इसको रोकने के लिए खड़ा हो जाता है, रोकने के लिए कानून बनाना पड़ता है। रोकने के लिए कानून बनाना कैसे, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, सती, बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा पर जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने रोक लगाई राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, तो उससे पहले तो सती प्रथा को तो लोग नैतिक ही मानते थे ना। एक व्यक्ति ने की, एक औरत ने की होगा, फिर कई सारियों ने की होगी, समाज में बन गया होगा, रिवाज बन गया होगा, संस्था का रूप उसने लिया नहीं था। सती प्रथा ने कभी संस्था का रूप नहीं लिया, बाल विवाह ने भी कभी संस्था का रूप नहीं लिया, विधवा विवाह ने भी कभी संस्था का रूप नहीं लिया, ये यहीं तक रह गए। फिर इनको रोकने के लिए क्या बनाना पड़ा, कानून बनाना पड़ा, और कानून बना करके सती प्रथा को बैन लगाया गया, बाल विवाह को रोका गया, विधवा विवाह शुरू किया गया। तो कई बार ऐसा होगा कि कानून उसी को ही आगे लेकर के चलेगा, कानून बन जाएगा, कानून को लगेगा कि एकदम सही बात है, और कई बार कानून को क्या लगेगा कि ये गलत बात है, समाज में ये नहीं होना चाहिए, तो वो उसके लिए कानून बना देगा और उसको रोक देगा, या कोई काम नहीं हो रहा है तो उसको शुरू करवा देगा। जैसे और कौन सा नहीं हो रहा है, जैसे कि LGBT वाला, आज की डेट में समलिंगी जो होते हैं वो यदि आपस में शादी कर रहे हैं तो समाज कहां स्वीकार कर रहा है, लोग तो मारने के लिए उतारू हुए हैं उनको जान से, लेकिन कानून उनको कह रहा है। अभी हालांकि खैर संविधान में चल रहा है ये, बेंच में, ऐसी कोई नहीं है, नाज फाउंडेशन से जुड़ा हुआ मामला है ये, कभी आपको पॉलिटी में इंटरेस्ट हो, इसके बारे में और ज्यादा पढ़ना हो तो नाज फाउंडेशन से जुड़ा हुआ ये मामला है। और क्या होता है इसमें, और कुछ वैवाहिक बलात्कार, मैं आपको ये वाले टॉपिक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सवाल आ सकता है, निबंध आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। वैवाहिक बलात्कार, इस पे अभी मामला चल रहा था, तो शायद मेरे हिसाब से 2 जज थे शायद, और एक की बराबरी से फैसला हुआ था, शायद ऐसा कुछ हुआ है इसमें वैवाहिक बलात्कार में। अब ये शायद रिव्यू पिटीशन पे चल रहा है, तो इस पे भी कुछ ना कुछ आएगा। हमारे यहाँ वैवाहिक बलात्कार तो नॉर्मल बात है, जैसे पत्नी को पीटते हैं, पत्नी को पीटना समाज में नैतिक है, नैतिक है, नैतिक है, समाज में कोई बुरा नहीं कहता, घरवाली को ठुकाई पिटाई करता है, हाँ ये तो मार खाने योग्य है, लेकिन कानून की दृष्टि से गलत है वो। तो ऐसे कई सारे काम हैं। और इसमें और भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लो। हिंदू विवाह अधिनियम के अलावा और कुछ आपको जानना है? जैसे चोरी वाला बताया था 400 BC का मामला, और क्या है? और नैतिक दृष्टि से कहते हैं कि भाई गरीब का पसीना सूखने से पहले, मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूरी मिलनी चाहिए, तो हमने फैक्ट्री कानून बना दिया, फैक्ट्री एक्ट लेकर के आ गए। और कुछ स्पेशल है नहीं, और इसमें आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो।
अच्छा, क्या कानून कोई ऐसा भी हो सकता है जो अनैतिक हो? तो बिल्कुल हो सकता है जो कानून अनैतिक हो, जैसे सती नहीं, रंगभेद नीति कई सारे देशों में चलती थी, दास प्रथा कई सारे देशों में चलती थी, कानूनी बना दिया था। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कानून भी कैसा हो, अनैतिक हो। तो ये हमने 4 चीजें देखी थी कि भाई कानून मतलब कि नियम तो हो लेकिन नैतिक दृष्टि से सही ना हो। तो ये हमने चारों चीजें देख ली थी, सब कुछ देख ही लिया। इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लो कि भाई नैतिकता और कानून में क्या संबंध है, क्या अंतर है, कानून का नैतिकता पे क्या प्रभाव पड़ता है, नैतिकता का कानून पे क्या प्रभाव पड़ता है, कोई भी रिवाज कानून कैसे बन जाता है, और कोई ऐसी स्थिति जहां पर कोई एक ऐसी स्थिति हो सकती है क्या जहां पर जो कानूनी रूप से सही हो लेकिन नैतिक रूप से गलत हो, और नैतिक रूप से सही हो और कानूनी रूप से गलत हो। तो ये चारों सिचुएशंस मैंने आपको बताई दी। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट, किसी प्रकार का शक, किसी प्रकार का संदेह कुछ भी हो जरूर पूछें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, प्लीज रिक्वेस्ट, पूछो तो सही सवाल यार, कोई सिचुएशन ही पूछ लो, कोई उदाहरण ही पूछ लो, कुछ भी पूछो, बातचीत तो करें, थोड़ी बातचीत तो हो मेरे और आपके बीच में। तो ठीक है, आज की वीडियो में यही खत्म करते हैं। मैं अभी लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहा हूं, थोड़ी छोटी रखते हैं, ज्यादा लंबी क्या करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नैतिकता बनाम धर्म, मोरलिटी बनाम रिलीजन और मोरलिटी बनाम धर्म। ठीक, यहां पे कोई प्रश्न आपको आ जाए तो वही प्रश्न है कि भाई नैतिकता और कानून में क्या संबंध है और ये एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, उदाहरण सही समझाइए। और किसी एक ऐसी परिस्थिति का जिक्र कीजिए जहां नैतिकता और कानून के ऊपर नैतिकता और कानून में से किसी एक को चुनना हो। ऐसी परिस्थिति में आप किसे चुनेंगे और क्यों चुनेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। इन पर प्रश्न आ जाते हैं भाई, 10 नंबर का प्रश्न आ जाएगा यूपीएससी में, सीधा सीधा 10 नंबर, बहुत बड़ी चीज होती है 10 नंबर। एक ही बार पढ़ना है, हमेशा के लिए क्लियर है। निबंध में बहुत फायदा देगा, निबंध में तो आपको 15-20 नंबर दिला सकता है एक्स्ट्रा, इंटरव्यू में भी दिला सकता है। तो पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, पढ़ाते तो क्या रहिए, पढ़ाते मैं रहूँगा, पढ़ते आप रहिए और खुश रहिए। पढ़ते जरूर रहिए, सवाल पूछते रहिए यार, कमेंट बॉक्स में आइए ना प्लीज यार, रिक्वेस्ट है आपसे, है ना। और भी कोई किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताइए, कोई सलाह देनी हो तो दे दो, कोई सुझाव देनी है दे दो, और कुछ बोलना है कुछ भी बोल दो। कुछ भी बोलने का मतलब सभ्य भाषा में, सभ्य भाषा का तो ठीक है, जब हम नैतिकता पढ़ रहे हैं तो नैतिक तो अपने आप रहना ही है। नेक्स्ट क्लास में एथिक्स और मॉरलिटी बनाम रिलीजन या धर्म, ठीक है, रिलीजन और धर्म में भी अंतर होता है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बाय बोले, ओके, धन्यवाद, नमस्कार।